स्वागत है दोस्तों। अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकती है। इसका एक एग्जाम्पल सजनी मर्डर केस है। 26 साल की सजनी नाम की महिला की हत्या 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में हो जाती है। कथित तौर पर यह हत्या घर में लूटपाट के दौरान की गई थी। अभी पुलिस इस लूटपाट और हत्याकांड को सुलझा पाती कि अगले ही दिन इस महिला का पति भी लापता हो जाता है। अब पुलिस इस केस को और लापता पति को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं और केस की जांच के आदेश देते हैं। फिर पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए 6 साल के अंदर लगभग 1 लाख कॉल डिटेल्स की जांच करती है। हजारों लोगों से पूछताछ की जाती है और पुलिस की कई टीमें सालों तक एक अनजान शख्स की तलाश में लगा दी जाती हैं। फिर जो 15 साल की मेहनत के बाद खुलासा होता है, उसके बारे में जानकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। इस केस में पुलिस का काम इतना लाजवाब था कि अपराधी पुलिस से पूछने पर मजबूर हो गया था कि आप बस मुझे इतना बता दो कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। पूरी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिर क्या है सजनी मर्डर केस की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपने अब तक पातक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2003 से। सुबह सुबह अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णन नाम के एक व्यक्ति की फ़ोन की घंटी बजती है। ओके कृष्णन फ़ोन उठाते हैं। दूसरी तरफ उनके दामाद अरुण कुमार जीनाराज की आवाज़ आती है, जो रोते हुए कह रहा था कि घर में बड़ी लूट की वारदात हुई है और लुटेरों ने लूट के दौरान उनकी बेटी सजनी की भी हत्या कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्णन अपने कुछ रिश्तेदारों और पत्नी के साथ भागते हुए अपनी बेटी दामाद के घर जाते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि घर का पूरा सामान बुरी तरह बिखरा पड़ा है। सामने फ्लोर पर उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है, जिसके गले में दुपट्टा बांधा हुआ है। उसके बगल में उनका दामाद तरुण बैठे दहाड़े मारकर रो रहा है। स्थिति को देखते हुए लोग तुरंत सजनी को पास के हॉस्पिटल ले जाते हैं, मगर हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी हो जाती है। पुलिस वाले भी भागते हुए क्राइम सीन पर आते हैं और मामले की जांच शुरू कर देते हैं। पहली नज़र में ही ये लूटपाट के दौरान की गई हत्या का मामला लग रहा था। इसके बावजूद पुलिस वाले हर एक चीज़ की बारीकी से जाँच करते हैं और घटनाक्रम को समझने के लिए मृत सजनी के पति तरुण से पूछताछ करती है। इस पूछताछ के दौरान भी तरुण दहाड़े मार मार कर रोता चिल्लाता रहता है। इस कारण पुलिस ज़्यादा दबाव देकर कुछ पूछताछ नहीं करती है। फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तरुण ज़रूर दहाड़े मारकर रो रहा था, मगर क्राइम सीन पर मौजूद खोजी कुत्ता लगातार तरुण पे ही भौंक रहा था। खोजी कुत्तों की इस हरकत से लोगों के जहन में सवाल आने लगता है कि इस लूटपाट और हत्या में कहीं तरुण का हाथ तो नहीं है। हालांकि तरुण की स्थिति को देखकर लोग तुरंत ही इस संभावना से इनकार कर देते हैं। कमाल की बात तो ये होती है कि जब तरुण को अंतिम बार सजनी को देखने के लिए अस्पताल लाया जाता है, तब भी खोजी कुत्ता उसी पर ही भौंकना शुरू कर देता है। यहाँ भी कुत्ते की हरकत को नज़रअंदाज किया जाता है और मामले की जांच बढ़ती रहती है। पत्नी की मृत्यु की वजह से तरुण की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए पुलिस उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। मगर ये क्या, घटना के अगले ही दिन यानी 15 फरवरी 2003 को अचानक से तरुण लापता हो जाता है। पुलिस हर संभव तरीके से तरुण का पता लगाने की कोशिश करती है, मगर तरुण का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। अब लोगों को खोजी कुत्ते के भौंकने का मतलब समझ आने लगता है। लोग समझ जाते हैं कि सजनी की मौत में ज़रूर तरुण का कोई हाथ था। अब पुलिस की कई टीमें तरुण को खोजने में लगा दी जाती है, मगर तरुण का कोई अता पता नहीं चलता है। इसके बाद सजनी के माता पिता तरुण पर ही अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज करवा देते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस तरुण को खोजने में नाकामयाब रहती है। 2004 में सजनी पक्ष के कुछ लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाता है, मगर पुलिस को बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब आ चुका था साल 2006। जब पुलिस वाले सजनी के कातिलों को ढूंढने में नाकामयाब रहते हैं, तब सजनी के माता पिता इंसाफ मांगने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। पहले कई कोशिशों में तो ये नरेंद्र मोदी से मिलने में नाकामयाब रहते हैं, मगर किस्मत से इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है।
पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के आला पुलिस अधिकारियों को बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस को खोलकर फिर से जांच करने का आदेश देते हैं। इसी के बाद 2006 में इस केस की फाइल दोबारा खोली जाती है और फिर से जांच शुरू होती है। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर AK शर्मा को दी जाती है। शुरुआती कुछ साल तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है, बस साल बदलते रहते हैं, यहाँ तक कि जांच अधिकारी भी बदल जाते हैं, मगर ना तो सजनी के कातिलों का और ना ही सजनी के पति तरुण का कहीं अता पता चलता है। 6 साल और बीत जाते हैं और अब आता है साल 2012। अब इस मामले की जांच DCP दीपन भद्रान के नेतृत्व में शुरू होती है। DCP दीपन बिल्कुल नए सिरे से इस मामले की जांच शुरू करते हैं और सबसे पहले इस केस में शामिल एक शख्स के इतिहास भूगोल को खंगाला जाता है। ये टीम अपना पहला टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने का रखती है। इसके पीछे की सोच ये थी कि अगर तरुण मिल गया तो बहुत से सवालों के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। इसलिए आगे कुछ महीनों में पुलिस द्वारा कई हजार लोगों के प्रोफाइल की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े एक मोबाइल नंबर और उन मोबाइल नंबर पर आने जाने वाले कॉल की भी निगरानी की जाती है और सभी नंबर्स की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती है। ऐसा अगले कई महीनों तक चलते रहता है और इस दौरान पुलिस की कई टीम्स लगभग 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर्स की कॉल डिटेल्स निकालती हैं, मगर किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के किसी व्यक्ति से नहीं मिलता है। शुरुआती नाकामी के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और वो तरुण से जुड़े करीबी लोगों के नंबर पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं। खास तौर से तरुण की मां अनम्मा और तरुण के भाई के नंबर पर विशेष निगरानी की जाती है। इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर अनम्मा के मोबाइल पर एक भी ऐसा कॉल नहीं आता है जो पुलिस वालों को तरुण तक पहुंचा सकता है। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करते हैं और अपना वेश बदल के एक सामान्य व्यक्ति की तरह मंदसौर में रहने वाली तरुण की मां अनम्मा तक जाते हैं और यहाँ नाटक करके किसी तरह यहीं पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगते हैं। यहाँ पुलिस का टारगेट था कि शायद अनम्मा के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हुए उन्हें तरुण का कुछ अता पता मिल सकता है। पुलिस को यहाँ तो बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है, पर अनम्मा के कुछ पड़ोसी ज़रूर पुलिस को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। दरअसल यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हुए जब पुलिस वाले पड़ोसियों के साथ भी अपना व्यवहार मधुर कर लेते हैं तो कुछ पड़ोसी पूछे जाने पर बताते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक तो अहमदाबाद में ही रहता है जबकि दूसरा बेटा कहीं साउथ इंडिया में रहता है। पुलिस के लिए ये छोटी मगर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद अब पुलिस वाले अपनी पूरी निगरानी अनम्मा पर ही बनाए रखते हैं। जांच में सामने आता है कि अनम्मा बीच बीच में केरला भी जाती है। जब पुलिस वाले अपनी लगातार निगरानी अनम्मा पर बनाए रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केरला जाने के बाद तरुण की मां बेंगलोर भी आई थी। अब पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाती है कि आखिर अनम्मा के बेंगलोर जाने के पीछे की वजह क्या है। इस बात का जवाब तलाशने के लिए पुलिस वाले अब अनम्मा के मोबाइल नंबर को सर्वेलेंस पर डाल देते हैं और इस पर आने जाने वाले एक नंबर की डिटेल्स खंगालना शुरू कर देते हैं। कई महीनों तक नज़र बनाने के बावजूद पुलिस को अनम्मा के मोबाइल नंबर पर एक भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिलता है। इसके बावजूद पुलिस वाले तरुण की मां के मोबाइल पर नज़र बनाए रखते हैं। पुलिस की ये मेहनत फाइनली एक दिन कामयाब होती नजर आती है। दरअसल एक दिन अनम्मा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। जब इस नंबर की डिटेल्स पुलिस द्वारा निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी निशा परवीन नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है जो बेंगलोर में रहती है। अब पुलिस इस निशा परवीन की डिटेल्स निकाल पाती कि कुछ ही महीनों बाद एक लैंडलाइन नंबर से अनम्मा के मोबाइल पर फ़ोन आता है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये लैंडलाइन नंबर तो बेंगलुरु में ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस की एक टीम ओरेकल इंडिया कंपनी की ऑफिस पहुंच जाती है। इस कंपनी में लगभग 35,000 कर्मचारियों का डेटा था। पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारियों का डेटा चेक करती है, मगर उसमें से एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं था। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाते हैं और तरुण की बरसों पुरानी फ़ोटो लेकर कई लोगों को चुपके से इसी ओरेकल इंडिया ऑफिस की इर्द गिर्द खड़े कर दिया जाता है तथा ऑफिस में आने जाने वाले एक एक व्यक्ति पर नज़र रखने को कहा जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली एक व्यक्ति दावा करता है कि इस फोटो में दिख रहे व्यक्ति की तरह ही एक व्यक्ति को उसने इस बिल्डिंग में देखा है। अब पुलिस वाले जब उस तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति का डिटेल्स कंपनी से पता करते हैं तो कंपनी की ओर से कहा जाता है कि पुलिस जिसे तरुण बता रही है असल में वो ओरेकल इंडिया के एग्जीक्यूटिव प्रवीण भटेले हैं।
पुलिस को समझ आ जाता है कि यहाँ तरुण अपनी पहचान बदल कर रह रहा है। पुलिस के लिए ये जानकारी बहुत बड़ी थी। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जल्द से जल्द छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी, मगर पुलिस वाले अपना ये प्लान बदल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तरुण को अगर इस बात की भनक लग गई तो वो लापता हो सकता है। इसलिए अब तरुण को पकड़ने के लिए सिर्फ क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। इस दिन तरुण नाइट ड्यूटी कर रहा था। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधे तरुण के कैबिन में जाते हैं और बिना कुछ कहे हेलो मिस्टर तरुण कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। 15 साल में पहली बार किसी ने उस शख्स को तरुण कहकर पुकारा था। तरुण नाम सुनते ही सामने मौजूद व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और वो पसीने पसीने हो जाता है। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही सामने वाले शख्स ने अपना हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया था। इससे कंफर्म हो गया था कि सामने मौजूद व्यक्ति असल में तरुण है, जो प्रवीण भटेले के तौर पर कंपनी से जुड़ा है। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल तुरंत नीचे मौजूद अपनी टीम को खबर कर देते हैं और वो तरुण से कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चुपचाप मेरे साथ चलो। तरुण समझ चुका था कि 15 साल तक जिस पहचान को उसने छुपाए रखा, पुलिस ने उसे पता कर ही लिया। इसलिए वो भी बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण बस पुलिस से एक सवाल का जवाब पूछता है कि आप बस मुझे इतना बताओ कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां से आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब पुलिस पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले मरने वाली सजनी के बारे में तरुण से पूछताछ करते हैं। इस बारे में खुलासा करते हुए तरुण बताता है कि दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सजनी के साथ शादी करके वो खुश नहीं था। वास्तव में तरुण का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, मगर परिवार वालों की बातों में आकर वो बैंक में काम करने वाली सजनी नाम की महिला से मिलता है और फिर 2002 में ही सजनी से शादी कर लेता है। बहुत जल्द वो इस शादी से ऊब जाता है और फिर वैलेंटाइंस डे पर अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है। इसी के बाद वो भोपाल में स्थित अपने हीरा पन्ना अपार्टमेंट में आता है तथा अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर देता है। इसके बाद वो घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है और फिर घर में लूट का नाटक करता है। पहले तो पुलिस का खोजी कुत्ता तरुण पर शक जताता है। उसके बाद पूछताछ और शुरुआती जांच में शक की सुई तरुण की तरफ ही घूमने लगती है। इस कारण मौके का फ़ायदा उठाकर तरुण अगले ही दिन भाग जाता है। यहाँ से भागने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब मैं तुमसे शादी करूँगा। इतना सुनते ही गर्लफ्रेंड धक्का देकर तरुण को ये कहते हुए निकाल देती है कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तरुण के खुलासे के मुताबिक इसके बाद वो भोपाल में ही रह रहे अपने एक दोस्त प्रवीण भटेले के पास जाता है। प्रवीण भटेले कॉलेज के दिनों में तरुण का जूनियर हुआ करता था। यहाँ आकर तरुण प्रवीण को बताता है कि उसे बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब उसके पास ना घर है, ना पैसा है, ना कोई जॉब है, इसलिए उसे कोई काम दिलाए। तरुण की हालत देखते हुए प्रवीण उसे अपनी एक कोचिंग संस्थान में बतौर इंग्लिश टीचर रख लेता है। यहाँ काम करते हुए तरुण के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है और वो धीरे धीरे प्रवीण से काफ़ी नज़दीकी बनाने लगता है और फिर उसका पर्सनल कंप्यूटर भी यूज़ करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो चुपके से प्रवीण के सभी डॉक्यूमेंट्स और कॉलेज के सर्टिफिकेट स्कैन कर लेता है। तरुण उन डॉक्यूमेंट्स में प्रवीण की जगह अपनी फ़ोटो लगाकर खुद ही प्रवीण भटेले के तौर पर जीने लगता है। इन्हीं फर्जी कागज़ों का इस्तेमाल करते हुए तरुण प्रवीण भटेले के नाम पर पासपोर्ट समेत दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बना लेता है। कुछ समय तक तो वो इधर उधर समय बिताता है और 2012 में बेंगलुरु चला जाता है, जहां वो प्रवीण के डॉक्यूमेंट्स के दम पर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। इस नौकरी के बदले कंपनी से उसे सालाना 22 लाख रुपए का पैकेज भी मिलता है। वो कंपनी की ओर से 3 बार अमेरिका के दौरे पर भी जाता है। कमाल की बात तो ये थी कि वो ये दौरे और जॉब सब कुछ फर्जी दस्तावेज के दम पर कर रहा था, मगर कभी भी पकड़ा नहीं गया। 2012 में ही प्रवीण की मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से होती है। कुछ ही दिनों की मुलाकात के बाद प्रवीण निशा को बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तरुण की बनी बनाई कहानी सुनकर निशा तरुण के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और बेंगलोर में ही एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। शादी के बाद जब कभी तरुण के माता पिता बेंगलोर आते थे तो तरुण निशा से कहता था कि ये उनके चाचा और चाची हैं। समय के साथ तरुण और निशा 2 बच्चों के माता पिता भी बनते हैं। इन सभी खुलासों के बाद
तरुण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल वो जेल में है। इस मामले में तरुण की पत्नी निशा से भी पूछताछ की जाती है, तो निशा बताती है कि वो इस शख्स को केवल प्रवीण भटेले के तौर पर ही जानती है। फिलहाल इस केस की बात करें तो कभी लाखों की नौकरी करने वाला तरुण जेल की हवा खा रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही वो लगातार अलग अलग ग्राउंड्स पर बेल की अपील करता रहता है, मगर उसे किसी भी अदालत द्वारा बेल नहीं दी जाती है और फिलहाल वो जेल में ही है। जब अहमदाबाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था तो देश भर में जमकर अहमदाबाद पुलिस की प्रशंसा हुई थी। दोस्तों, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपराध से जुड़ी ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।